हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाल विकास के कुछ और भी इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस जो कि सीटेट 2020 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और वो तभी हेल्पफुल होंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको सीटेट के विषय में कुछ ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। वो ये कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है, जैसा कि आप जानते हैं। और 2.5 घंटे में आपको मुश्किल से 2 ही घंटे मिलते हैं, क्योंकि 10 मिनट स्टार्टिंग के आपको अपनी OMR सीट फिल करने में और बुकलेट फिल करने में लग जाता है, क्योंकि छोटे छोटे ऑप्शंस होते हैं, गोला भरना होता है धीरे धीरे करके, तो उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है और बहुत ध्यान से भरना भी होता है। और कुछ आपकी नोटबुक का मूल्यांकन करने में टीचर ले लेते हैं, 2-4-5 मिनट ले लेते हैं, और 10-5 मिनट आपको अपना माइंड सेट करने में लग जाता है कि आपको किस तरह से पेपर सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपको मुश्किल से 2 घंटे ही मिलते हैं, जिसमें 120 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपकी स्पीड कम है या आप आसानी से ऑप्शंस को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ने की स्पीड कम है, समझने की स्पीड कम है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल नहीं डरवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वाकई में आप सीटेट एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं तो आपको बहुत मेहनत अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा ये कहना बिल्कुल भी कयास लगाना उचित नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ ना हो तो बाकी यूट्यूब चैनल्स में तो सब कुछ अपने अंदाज़े लगा रहे हैं ताकि लोग उनकी वीडियो से कनेक्ट हों। तो ये सब अपना पर्सनल है, जब तक मैं ऑफिशियली नहीं देख लूँगा आपको मैं इसके विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। कभी भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, आप अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, ये आपकी ड्यूटी है। और 120 मिनट में चूँकि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं तो बमुश्किल से आपको 30 सेकेंड मिलते हैं अपने सवाल को ठीक से पढ़ने में और उनको सही ऑप्शन को चुनने में। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया तरीका है कि आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। आप जिसका भी वीडियो देखें आप पूरा वीडियो देखा करिए कि पता नहीं कौन सी बात कब कहाँ आपको हेल्पफुल साबित हो जाए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप किसी टीचर्स के ये भी नहीं कह सकते कि सर हमें तो आपको कोई लाभ नहीं मिला है। तो ये ज़रूरी है कि आप पूरा वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम की जब बात आती है तो हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 4 ऑप्शन हमको सही लगते हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत ध्यान से समझना होगा कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो पहला ऑप्शन है कि सारे बालक एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों, ये ऐसा तो है नहीं कि सारे बालक एक जैसे होते हैं, सभी अपने अपने क्वालिटीज़ के वाले होते हैं। यानी जो बी ऑप्शन है कि प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। जो हर बालक है, ये बात बिल्कुल सही है कि हर बालक अपने स्वयं के विशिष्ट जन्मजात गुणों के साथ जन्म लेता है ना। सी ऑप्शन है कि कुछ बालक विशिष्ट होते हैं, यानी कुछ बालक विशिष्ट होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये संख्या बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ बालक, तो कितने बालक ये हमको नहीं पता, इसलिए सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। डी ऑप्शन है कुछ बालक एक जैसे होते हैं। जहाँ कुछ जैसा शब्द आ जाता है वहाँ पर यानी कहीं ना कहीं वो संख्या को अंदाज़ा लगाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो भी सही नहीं होगा। और इसलिए जो आपका बी ऑप्शन है कि हर एक बालक विशिष्ट होता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा और ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। बी ऑप्शन क्यों सही है ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जो हर बालक होता है वो अपने आप में विशिष्ट होता है, सभी अपने क्वालिटीज़ के साथ जन्म लेते हैं, है ना। तो ये आप इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन है कि अध्यापन विषय का, यानी वो जिस विषय को पढ़ाने जा रहा है उसको उस विषय में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये तो होता ही है। और बी ऑप्शन है कि बाल मनोविज्ञान का, तो बाल मनोविज्ञान का भी नॉलेज होना चाहिए और शिक्षा संहिता का भी होना चाहिए। डी है कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो दोस्तों, जो आपका ए और बी आपको सही लग रहा था तो डी में देखिए दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये भी दे सकता है कि ऑप्शन ए या बी, ठीक है। तो इसलिए आपको डी ऑप्शन जो है वो टिक करना है बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक को होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। दोस्तों, सृजनात्मक उत्तर क्या होते हैं। क्रिएटिव उत्तर जिसमें से बालक को अपने सवालों का जवाब अपने तरीके से देने का अवसर मिलता है। ये इस तरह के जो आंसर्स होते हैं वो सृजनात्मक यानी क्रिएटिव आंसर्स कहलाते हैं।
जहाँ पर बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी दिखे, अपने शब्दों का जाल दिखाई दे, जहाँ वो अपने शब्दों में सब कुछ कहता है। तो पहला ऑप्शन देखिए कि प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, यानी टीचर ने जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए। तो क्या ये आवश्यक है? इससे क्या बालक की सृजनात्मकता निकल करके आएगी सामने? तो बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जो टीचर ने पढ़ाया हूबहू वैसा ही वो सुनना चाहता है। ऑप्शन बी कहता है कि विषय वस्तु आधारित प्रश्न, यानी जो टॉपिक डिस्कस किया उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछना। और सी नंबर है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में ही बच्चों की क्रिएटिविटी सामने आती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ये प्रश्न जो होते हैं वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें बालक अपने शब्दों में अपना आंसर दे सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं कह दूं कि एक शिक्षक ने बालक से पूछा कि पेड़ों की विशेषताएं बताइए, तो वो पेड़ों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को वो अपने तरीके से अपने शब्दों में कहेगा। तो उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो कल्पना है वो आपको सामने समझ में आएगी कि हाँ वो कितना हद तक उस पेड़ के बारे में जानता है, कितना वो कल्पना कर सकता है, सोच सकता है। तो वो उसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही माना जाएगा। दोस्तों सीटेट केवल कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये पेडागॉजी के जो 15 क्वेश्चंस रहते हैं डेफिनेटली आप 15 में से 15 पूरे कर ले जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस ज़रूरी है कि आप जिसका भी वीडियो देखें आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि कुछ भी आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फालतू की बातें कर रहा है। वो बिल्कुल जो भी है उसने अपने अकॉर्डिंग जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसने उस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है, और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे पढ़ाता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ही हेल्पफुल भी होगा अगर आप उस वीडियो को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। किसी कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है वो डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कि सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना तथा विद्यार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना, यानी बस बच्चों को ज्ञान देना और तुरंत उसी ज्ञान से रिलेटेड बिल्कुल वैसे ही हूबहू आंसर की डिमांड करने की, अब हमको आपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आप हमको बताइए। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। तो ये कहीं से भी पॉजिटिव ऑप्शन नहीं लग रहा है, नेगेटिव ही लग रहा है मुझे। तो डी ए ऑप्शन में गलत है। बी ऑप्शन है कि समय सारणी का कठोरता से पालन करवाना। तो दोस्तों समय सारणी आप जानते हैं कि कठोरता वाला शब्द जो है वो पूरे वाक्य को जो है वो नेगेटिव कर देता है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान में कठोरता, रटना इस तरह की या ज़बरदस्ती वाला ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता है। ये बिल्कुल रॉन्ग होता है, ठीक है, नेगेटिव ऑप्शन होता है, इसलिए नहीं। और सीटेट में आपको अगर आपका प्रश्न पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ही आंसर ढूंढना होता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शंस रॉन्ग है। सी ऑप्शन है कि अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि टीचर चाहता है कि जैसा मैं बच्चों को बिल्कुल ज्ञान दे रहा हूँ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही एक्सेप्ट कर लें, कुछ भी ज़्यादा अपना दिमाग न लगाएं। डी ऑप्शन है कि सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा प्रदान करना। सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना यानी बालक किस स्थिति में अच्छे से सीख पाता है ऐसी स्थितियाँ को डेवलप करना, और विद्यार्थियों को स्वतंत्र चिंतन यानी अपनी खुद की वो चिंतन जो है, जैसे कोई टॉपिक पढ़ाया गया उसके बारे में उसे स्वयं सोचने की छूट दी जाए, तो वही वो बालक जो है वो उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही यहाँ पर माना जाएगा। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और जहाँ पर भी आपको दिक्कत समझ में आए, जो भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। देखते हैं अगला प्रश्न अपना, एक प्रभावशाली शिक्षिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए कि एक प्रभावशाली शिक्षिका होने के लिए क्या क्या आप इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। कि पहला ऑप्शन है किताबों से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। आपको पढ़ते ही लगता होगा कि ये ऑप्शन नेगेटिव है, क्योंकि मतलब ये कि टीचर ने बच्चों को बुक दे दी, कहा कि या कह दिया कि आप लोगों के पास बुक्स हैं, आप बुक ने का ओपन कीजिए, पढ़िए, प्रश्न देखिए और प्रश्नों के आंसर ढूंढिए, बस मतलब कुछ भी समझाया तक नहीं कि क्या पढ़ा, कैसा टॉपिक है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है कि बिल्कुल किताबों से उत्तर लिखने पर बल देना है, गलत बात है। बी ऑप्शन है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, कि मतलब टीचर जो है वो हर एक बच्चे से मिले, हर एक बच्चे की समस्याओं को समझे, उनसे अवगत हो, उनकी समस्याओं का समाधान करे, उनके जो भी उनको कितना समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही, सब कुछ पूछे। तो ये तो अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, इसलिए ये सही है। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि अगर कोई टीचर सवाल कर रहा है या पढ़ा रहा है तो बालक अगर कोई सवाल करता है तो वो व्यवधान माना जाए कि अरे इसने तो इंटरप्शन पैदा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसी ऑप्शन जो है वो नेगेटिव पॉइंट है, रॉन्ग माना जाएगा। और डी ऑप्शन है कि समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी सभी बच्चों पर ध्यान देने के बजाय एक एक बच्चे पे व्यक्तिगत बच्चों पर ध्यान देना।
तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि संपर्क में रहने का मतलब यही है कि हर एक बालक से हर तरह से जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। इसलिए जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, यानी क्लास 5 है और उसमें जो दृष्टिबाधित यानी आँखों की जो प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं या कम रोशनी वाले बच्चे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है कि इनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सामग्री के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यानी कि जो ऐसे बालक हैं उनके क्लास में उनके साथ सामान्य व्यवहार हो, यानी उनको ऐसा ना लगे कि वो स्पेशली ट्रीट किए जा रहे हैं, तो क्योंकि ऐसा करने से हीन भावना पैदा होती है। जबकि जो हम लोग को लगता है कि सामने वाला बालक हैंडीकैप है तो उसको हम स्पेशली बहुत ध्यान दें, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं हमें हमारी कंडीशन को स्वीकार किया जाए और विद कंडीशन हमको स्वीकार करें और हमें भी समान रूप से ही व्यवहार करें हमारे साथ, और श्रव्य सामग्री के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, यानी क्लास में सीडी वगैरह चला देना या ऑडियो के माध्यम से बालक को कोई चीज़ सुनाना जिससे कि वो चीज़ों को आसानी से सीख सके। तो मुझे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है दोस्तों, आप भी अपने ऑप्शन चेक करते रहिए, आप भी बताइएगा कि कौन से ऑप्शन सही है। बी, इनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, तो इनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो निचले स्तर की क्यों भाई, क्या वो दृष्टिबाधित हैं इसलिए, बल्कि वो तो समान रूप से अपने साथ व्यवहार चाहते हैं। वो किसी भी सवालों के ना निचले स्तर से उनको मतलब है ना ऊपरी स्तर से मतलब है। उनको आप जैसा सिखाएंगे, आप जिस लेवल का सिखाएंगे उसको उस लेवल से आप क्वेश्चन कीजिए, वो सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम रहते हैं। अगला ऑप्शन है कि इनके साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। वो बिल्कुल विशेष व्यवहार नहीं चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि वो सामान्य व्यवहार चाहते हैं, और आप जानते हैं कि सामान्य व्यवहार का मतलब है कि उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही ट्रीट करना। डी ऑप्शन है कि माता पिता द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो बेटा तो इसमें क्या है कि 5वीं कक्षा की बात हो रही है, और 5वीं कक्षा में टीचर थोड़ी माता पिता थोड़ी बैठ के पढ़ेंगे, है ना, इसलिए डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। जो ऑप्शन आपका ए है कि इनके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सामग्री के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, तो आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट भी है और सही भी है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत, देखिए विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, तो ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, तो ये भी विशिष्ट बालक होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक भी सभी नहीं होते हैं, तो जो होते हैं वो विशिष्ट माने जाते हैं। मंदबुद्धि बालक, तो मंदबुद्धि बालक भी सभी नहीं होते हैं, जो होते हैं वो भी विशिष्ट माने जाते हैं, वो भले उनकी कैटेगरी अलग होती हो। पिछड़ा बालक जो है वो, पिछड़े बालक जो होते हैं वो भी सभी नहीं होते हैं, सभी बालक पिछड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये भी विशिष्ट माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो आपका सही माना जाएगा। विशिष्ट बालक का मतलब ये कि विशिष्ट क्वालिटी हो, चाहे वो कैसी भी क्वालिटी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, हैंडीकैप हो, है ना, तो यानी होशियार हो, कमज़ोर हो या कोई बीमारी से पीड़ित हो, तो सभी जो बालक हैं वो विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही माने जाते हैं। क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था इस समय की वर्तमान है वो समावेशी शिक्षा पर ज़्यादा जोर देती है, जिसमें सभी बालकों को समान रूप से ट्रीट करना होता है, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हों, चाहे वो सामान्य बालक हों, चाहे वो मंदबुद्धि हों, चाहे वो हैंडीकैप बच्चे हों, तो सबके साथ समान व्यवहार हो, इसलिए सभी बालक अपने आप में विशिष्ट बालक होते हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो है उपयुक्त सभी वो सही माना जाएगा। दोस्तों अगर आप ऑप्शंस को समझ रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होता है। समस्या समाधान का मतलब है कि टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया या किसी भी बालक की कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सुना, तो उसको समाधान कब कर पाएंगे वो, जब देखते हैं अब ऑप्शन, जहाँ पे कक्षा में छात्रों का सामूहिकरण उपलब्ध हो, यानी जब ग्रुप में ही प्रॉब्लम हो तभी टीचर समस्याओं का समाधान करेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किसी बालक की अपनी व्यक्तिगत समस्या है तो क्या उसका समाधान नहीं होगा, इसलिए जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल रॉन्ग है। अगला है कि लचीली एवं परिवर्तनशील पाठ्यचर्या। तो लचीली एवं परिवर्तनशील पाठ्यचर्या का तात्पर्य ये है
कि अगर कोई बालक है उसको अगर वो कमज़ोर है तो उसके लिए उस तरह की पाठचर्या उपलब्ध कराना, और जो बालक बहुत प्रतिभाशाली उनके लिए उस तरह की पाठचर्या उपलब्ध कराना, यानी पाठचर्या में परिवर्तन करते रहना। तो ये बी ऑप्शन तो काफ़ी अप्रोप्रिएट लग रहा है। सी नंबर देखते हैं, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि की बात करना। तो केवल जहाँ शब्द आ जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी अपने आप ही आ जाती है कि सिर्फ हम स्टैंडर्ड एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की ही बात करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, जो मंद बुद्धि के बालक है उनके लिए यहाँ पे समस्या पैदा हो जाएगी, इसलिए सी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। और डी ऑप्शन है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी। दोस्तों, अध्यापक केंद्रित सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था चल रही है ना। वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बाल केंद्रित है, उसमें अध्यापक केंद्रित है ही नहीं है। तो इसी तरह से ऑप्शन डी आपका अपने आप ही रॉन्ग हो जाता है। तो सारे ऑप्शन देखे आपने, सारे आपके रॉन्ग हो चुके हैं, सिर्फ बी ऑप्शन है जिसपे हमने अभी तक टिक नहीं किया है, वो है लचीली एवं परिवर्तनशील पाठ्यचर्या, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग जो पाठचर्या है वही होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, और प्राथमिक स्तर में मैं आपको बता दूं कि धैर्य और दृढ़ता ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और शैतानियाँ भी करते हैं और बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल शून्य होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सिखाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, वो थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा बहुत सीख लेते हैं घर पे ही, और लेकिन मोस्टली बच्चे जो होते हैं उनको विद्यालय में ही सब कुछ सीखना होता है। इसलिए इसके लिए धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि पहला है कि अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो प्राइमरी का बच्चा, उसके साथ आप क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करेंगे दोस्तों, बल्कि उनके साथ तो घुल मिल करके उनकी ही सामान्य छोटी भाषा में ही उनको पढ़ाना होता है। इसलिए जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग माना जाएगा। बी ऑप्शन हमने देखा ही, धैर्य और दृढ़ता, तो ये बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट भी है। सी ऑप्शन है कि पढ़ाने की उत्सुकता, तो पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन है कि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, यानी टीचिंग मेथड्स और जो ज्ञान में दक्षता। तो दोस्तों, ज्ञान में दक्षता, विषयों में क्या है, कितना भी टैलेंटेड टीचर हो, अगर उसके अंदर धैर्य नहीं है, वो बच्चे की छोटी छोटी शैतानियों पर ही परेशान हो जाता है। और बहुत लोग जो ट्रेंड नहीं होते हैं, जिन्होंने ठीक से बच्चों को समझा नहीं होता है, जिनका बच्चों के प्रति जो नज़रिया होता है वो ये होता है कि बच्चे बहुत शैतान होते हैं, तो शैतान होते हैं, उनको अपने अकॉर्डिंग ढालना है और उनको पढ़ाना है। ठीक है, इसलिए जो ऑप्शन बी है वो है धैर्य और दृढ़ता, यहाँ पर बिल्कुल सही माना जाएगा। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि समाजीकरण की बात हो रही है कि निम्न में कैसे समाजीकरण में सम्मिलित है क्या, सांस्कृतिक संचरण और क्या सम्मिलित है वो देखना है। तो समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण का मतलब होता है कि बालक का समाज में समायोजन कर लेना, यानी बालक जो है अपने आप को समाज में ढाल ले जाता है, तो उसी को समाजीकरण बोलते हैं। यानी समाज के नियमों को वो सीख लेता है, जान लेता है और उनका अनुसरण भी करने लगता है, उसी को समाजीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, यानी भावनात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो ये जो नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, किसी भावनाओं का ही समर्थन पाने के लिए बालक में समाजीकरण जरूरी है, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन है कि बच्चों को लेवलों में समायोजित करना, यानी बालक है उसको स्टैंडर्डाइज करना, कैटेगराइज करना कि ये बहुत होशियार बच्चा है, ये कमज़ोर है, ये मंदबुद्धि है, ये हैंडीकैप है, तो ऐसा लेबल नहीं करना है बच्चों को, इसलिए बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन है कि व्यक्तित्व विकास, यानी हर एक बालक का व्यक्तिगत विकास हो, उसके लिए प्रयास करना। तो ये समाजीकरण का यही सबसे बड़ा लाभ होता है कि बालक जो होता है वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, उनसे सीखता है, जानता है, समझता है, सोचता है, तो कहीं ना कहीं उसका अपने व्यक्तित्व विकास होता है। इसलिए ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है और अप्रोप्रिएट भी है। और डी ऑप्शन है कि विद्रोही को निरुत्साहित करना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसलिए सी ऑप्शन जो है कि व्यक्तित्व विकास, यानी बालक का समाजीकरण करने का फ़ायदा तभी होगा बालक को जब उसका व्यक्तित्व विकास होगा, और बिल्कुल होगा क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं, उससे उसका लाभ होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने डिस्कस किए हैं, पूरे अपने 10 ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं और बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं रहता है। अगर आप ध्यान से आप वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उनके ऑप्शंस पर गौर करते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल पूरा सीटेट का एग्ज़ाम होता है, आपको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पे कमेंट लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करें, या आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर भी आपको ज़रूरी लगता है, जैसे कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड्स हैं या आपके सोशल मीडिया में कोई फ्रेंड हैं, तो वीडियो को शेयर करेंगे तो उसका लाभ उनको भी मिलेगा जो लोग अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं।